शेयर हो गई स्क्रीन। ये क्या हो गया? सही शुरू क्यों था बाबा? यहां तक हमने किया था साइलेज डिजीज वगैरह, ये वो बता दिया था, ये भी बता दिया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन यूरिन लेप्टोस्पायरोसिस का होता। आज आगे कुछ करते हैं एमसीक्यूज इनके। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है। इन विच डिजीज अबॉर्शन अकर्स इन लास्ट ट्राइमेस्टर विथ नो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, कौन सी डिजीज में अबॉर्शन लास्ट ट्राइमेस्टर में तो होता है बट उसमें प्लेसेंटा रिटेन नहीं होती, मतलब फंस वगैरह नहीं जाती है। सही है, तो लिस्टेरियोसिस, ग्लैंडर है, लेप्टोस्पायरोसिस, साल्मोनेलोसिस। तो आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इसका जो है ना, क्या कहते हैं, पॉइंट है कि नो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। जब भी ये बात आ जाए अबॉर्शन से रिलेटेड पूछे, तो आपने याद रखना है उस डिजीज को कहा जाता है लेप्टोस्पायरोसिस। ये जब लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, ये भी जाहिर है। तो इसमें क्या होता है, जब अबॉर्शन होता है तो उसमें जो है ना प्लेसेंटा रिटेन जो है ना नहीं हो, रिटेन नहीं होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा भी एमसीक्यू से इससे रिलेटेड, 480 में, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। ये सेम है, ये दोनों आपको आने चाहिए कि प्लेसेंटा किस में रिटेन होता है ड्यूरिंग अबॉर्शन और किस में नहीं होता है, ये आपने याद रखनी। ठीक है, 479 पे क्या है कि यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला। पेपर में बहुत चांसेस हैं इस एमसीक्यूज के। जबरदस्त बना हुआ है कि यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस अकर्स इन व्हिच डिजीज, किस में होता है यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस? आपने याद रखना है लिस्टेरियोसिस में, जिसको साइलेज डिजीज भी कहा जाता है। किससे होती है? लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन से होती है, काजेटिव एजेंट है इसका ये। ठीक है, तो इसमें यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड, जो फेस के ड्रूप्स होते हैं वहां पे, आईलेट हो गई, लिप्स हो गए या एयर हो गए, वो एक साइड वाले अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और वहां से ड्रूलिंग वगैरह होती है, इसको यूनिलैटरल फेशियल पैरालिसिस कहा जाता है। एसिमेट्रिकल पैरालिसिस भी कह सकते हैं। तो ये किस में होता है, ये आपने सिंपल याद रखना है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है यूनिलैटरल फेशियल पैरालिसिस। तो आपने याद रखना है लिस्टेरियोसिस में ये होता है। ठीक है, और 480 जो बता रहा था कि अबॉर्शन विथ रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा करसेन, अभी देखे नो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा तो होती है लेप्टोस्पायरोसिस में। अगर पूछे कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का जो है ना, कौन सी डिजीज करवाती है अबॉर्शन के साथ, तो वो भी करवाती है, वो होती है लिस्टीरियोसिस। ठीक है, नो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, लेप्टोस्पायरोसिस, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, लिस्टीरियोसिस, ये भी दोनों डिजीजेस इंटरचेंजेबल हैं क्योंकि नाम इनके कंफ्यूज करते हैं। तो इनसे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये जरूर आपने याद रखने हैं। ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस जो होती है उसमें प्लेसेंटा रिटेन नहीं होता है, और लिस्टेरोसिस में प्लेसेंटा रिटेन हो जाता है अबॉर्शन के बाद। ये तो ये आपने याद रखना, इनके दो ये डिफरेंसेस मैंने बता दी। 481 में क्वेश्चन क्या है कि इन विच डिजीज लेशंस ऑन नेजल सेप्टम टेक्स स्टार शेप आफ्टर हीलिंग। ठीक है, तो ये आपने ये वाला एमसीक्यूज भी याद रखना है कि कौन सी डिजीज में जो लेशंस हैं वो नेजल सेप्टम में बनते हैं, नोड्यूल्स वगैरह बनते हैं, और उनकी शेप जो होती है स्टार की तरह होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, होता है कौन से डिजीज, ये हार्स में प्रॉब्लम होता है जिसको कहा जाता है ग्लैंडर। ठीक है, ग्लैंडर जो है उसमें जो हीलिंग होती है वो जो स्केर वगैरह जो बने हुए होते हैं उसकी स्टार टाइप जो है ना हीलिंग होती है। सही है, तो ये ग्लैंडर की एक जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से, तो ये आपने याद रखना है, ग्लैंडर में ये चीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है 483 पे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसेफ्लाइटस। ठीक है, अबॉर्शन, यहाँ पे साइंस दी हुई है। एंडोमेट्राइटिस एंड रिपीट ब्रीडिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज। ठीक हो गया, तो ये चार पांच इसने बताए सिम्टम्स। इंसेफ्लाइटिस किसे कहा जाता है? ब्रेन के इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। तो हम पढ़ चुके हैं लिस्टेरियोसिस जो होती है उसको सर्कुलेटिंग डिजीज कहा जाता है। सर्कुलेटिंग डिजीज क्यों कहा जाता है? उसमें पैरालिसिस हो जाती है ब्रेन की, हेड टिल्ट कर जाता है और वो सर्किल में मूवमेंट करना आता है, तो ये ब्रेन में इन्फ्लामेशन होगी तभी करेगा ना, तो ये चीज उसमें देखी जाती है। अबॉर्शन तो हमने पढ़ा था 480 में के लिस्टेरोसिस में भी अबॉर्शन होता है, तो ये दूसरी इसका जो है ना सिम्टम दिया हुआ है। यह भी
किसमें होता है, लिस्टेरोसिस में। एंडोमेट्राइटिस मतलब यूट्राइन इन्फेक्शन, ये भी किसमें, जिसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है। और उसके बाद रिपीट ब्रीडिंग, ठीक है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा तो ब्रीडिंग, रिपीट ब्रीडिंग के भी सिंड्रोम देखे जा सकते हैं। तो ये सारे किस में देखे जाते हैं, आपने याद रखना है, लिस्टियोसिस में। तो ये सारे सिम्टम देके भी पूछ सकता है डिजीज का, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये लिस्टियोसिस की बात हो रही है। इंसेफ्लाइटिस, अबॉर्शन, एंडोमेट्राइटिस, ये सब किस में होते हैं, जो है ना, लिस्टियोसिस में होते हैं, जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन में से होती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, 487 वाला भी देख लेते हैं। बटन शेप अल्सर, ये वाला वर्ड बस आपने याद रखना है यहां तक। बटन शेप अल्सर की जब भी बात आए आपने एक डिजीज जहन में बिठानी है। क्या स्टेटमेंट में दिया है, एलियोसिकल वाल इन पिग, ये पिग में डिजीज होती है, अकर्स इन व्हिच डिजीज, साल्मोनेला, हॉक कॉलरा, पेटाइटिस, बोथ ए एंड बी। तो ये स्वाइन फीवर होता है जो पिग्स में होता है, जिसको हॉक कॉलरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्लासिकल डिजीज है पिग्स में, जिसमें क्या बनते हैं, लेशंस, बटन अल्सर्स टाइप बनते हैं। कहाँ पे, सीकम में। ठीक है, कहाँ पे, सीकम कोलान या उनके बीच में एक वाल्व होती है, वहां पे बनते हैं। तो उनमें जो अल्सर्स वगैरह बनते हैं उनकी शेप होती है बटन टाइप। ठीक है, तो जब भी बटन शेप अल्सर की बात आए आपने डिजीज याद रखनी है स्वाइन, जो है ना, बता दें स्वाइन, जो है ना फीवर, या हॉग कॉलरा भी उसको कहा जाता है। ठीक है, वैसे ये होती है पेस्टी वायरस से। स्वाइन फीवर किससे होता है, पेस्टी वायरस से, ये इसका काजिटिव एजेंट है। तो ये आपने बटन शेप अल्सर वाला एमसीक्यूज भी जहन में बिठाना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता हो कि ये सारे फॉर्म होते हैं। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ग्लैंडर, ग्लैंडर तो बर्कोल्डेरिया मेलाई से होती है। उसमें कौन कौन से फॉर्म होते हैं, पल्मोनरी फॉर्म, क्यूटिनस फॉर्म जिसे फर्सी भी कहा जाता है, नेजल फॉर्म, ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन होगा, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेजल फॉर्म भी होता है जहाँ पे ग्लैंडर में ही बताया था कि अल्सर्स वगैरह बनते हैं, स्टार शेप की हीलिंग होती है। तो पल्मोनरी फॉर्म जो होता है जहाँ पे लंग्स में नोड्यूल्स वगैरह बनते हैं। क्यूटेनियस फॉर्म जो होता है वहां पे क्या होते हैं, वहां पे भी नोड्यूल्स वगैरह बनते हैं, स्किन वगैरह में अल्सरेशन वगैरह हो जाती है। तो ये ग्लैंडर में ज्यादातर जब भी नोड्यूल्स एंड अल्सर की बात है, हॉर्स के स्ट्रेंजल या ग्लैंडर ऑप्शन में दिए हों तो ग्लैंडर आप करेंगे, तो ये ग्लैंडर की साइंस होती है। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। और यहाँ पे और कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, इसको रोटेट करें। 501 वाला एमसीक्यूज पे आपने याद रखना है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जा एंड स्किल, ये भी हम पढ़ चुके हैं वैसे। जा एंड स्किल बोन अफेक्टेड इन विच डिजीज, जा और स्कल का जो बोन्स होते हैं कौन सी डिजीज में होते हैं, जोन्स डिजीज में होते हैं, टीबी में होते हैं, एंथ्रेक्स में होते हैं, एक्टिनोमाइकोसिस में होते हैं। एक्टिनोमाइकोसिस में पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी में हमने मेडिसिन में पढ़ा था, इसको कहा जाता है लंपी जा। इसका सेनोनियम भी बताया था, लंपी जा इसको कहा जाता है। एक्टिनोमाइकोसिस बोवेस से होती है ये। और ये जो मैंडेबल लोअर जा होती है, या मैग्जिला अपर जा, मैंडेबल या मैग्जिला भी कभी कभी वर्ड यूज कर ले तभी बात एक ही होगी एक्टिनोमाइकोसिस की। तो इनको स्कल बोन भी कहा जाता है। तो इसमें जा और स्कल बोन इफेक्टेड होते हैं, या उनमें स्वेलिंग हो जाती है जा बोन्स में, या enlargement हो जाती है, जिससे चूइंग वगैरह करने में एनिमल को मुश्किल होती है। तो ये किस में होता है, एक्टिनोमाइकोसिस में होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है पेपर में, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 502 वाला क्वेश्चन भी देखते हैं कि 502 में क्या है कि हार्स लेगमेंटम नेचाई इफेक्टेड इन विच डिजीज आर नोन एज कॉल्ड पू लेवल कंडीशन। ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, पू लेवल। ठीक हो गया, ये जब भी आ जाए हार्स में पूछ ले, तो हार्स में जब एक्टिनोमाइकोसिस होती है, लंपी जा होती है, उसको पू लेवल कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, पू लेवल किसे कहा जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन जो लेगमेंटम नीचा, मतलब नेक के बिहाइंड और एयर के बिहाइंड वाला जो एरिया होता है उसको लेगमेंटम निचाई कहा जाता है। ठीक है, या नेशल या नेचल बुरसा उसको कहा जाता है। तो वहां पे क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक हो गया, या ट्रामा हो जाता है।
तो वहां पे कौन सी डिजीज ये करवाती है? ये करवाती है लंपीजा एक्टिनोमाइकोसिस। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज भी आपने जहन में बैठाना, ये हार्स के केस में होता है एक्टिनोमाइकोसिस। तो ये आप सिंपली भी दे सकता है कि पू लेवल कंडीशन हार्स में किससे होती है? एक्टिनोमाइकोसिस या लंपीजा, जो भी ऑप्शन में मौजूद है। सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 508। जैसे लेप्टोस्पायरोसिस और लिस्टेरोसिस में कंफ्यूजन रहती है, ऐसे ही एक्टिनोमाइकोसिस और एक्टिनोबेसिलोसिस में भी रहती है। तो इनके जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या पॉइंट्स हैं, ये जरूर आपने जाने। व्हिच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन एक्टिनोबेसिलोसिस? वहां पे क्या था? एक्टिनोमाइकोसिस में जा एंड डिस्कल बोन इफेक्टेड हो रहा था, ठीक है। और एक्टिनोबेसिलोसिस भी हम क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, मेडिसिन में आपको बताए थे सॉफ्ट टिश्यूज जो भी होते वो एक्टिनोबेसिलोसिस में अफेक्टेड होते हैं। ऑप्शन क्या है? टंग एंड सॉफ्ट टिश्यूज, बी में जा एंड स्कल। जा एंड स्कल तो नहीं होगा, क्योंकि ये होते हैं एक्टिनोमाइकोसिस में, जिसको लंपी स्किन का, लंपी जा सॉरी कहा जाता है। सी ऑप्शन है लिम्फ नोड। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो बोथ ए एंड सी वाला करेक्ट होगा। एक्टिनोबेसिलोसिस जो सॉरी एक्टिनोबेसिलोसिस जो होती है, एक्टिनोबेसिलोसिस लैग्नेरेंसी से ये होता है। तो इसमें टंग मोस्ट कॉमन होती है सॉफ्ट में, और उसके साथ माउथ हो गया, लिप्स हो गए, चीक्स हो गए, और उसके साथ साथ लिम्फ नोड पे भी ये इफेक्ट करती है। स्वेलिंग हो जाती है टंग की, इसलिए इसको वुडन टंग कहा जाता है। वेरी गुड राफेल, वेरी गुड। क्यों वुडन टंग कहा जाता है? क्योंकि इसमें देखे ना सॉफ्ट टिश्यूज इफेक्ट हो रहे हैं, तो टंग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको वुडन टंग भी कहा जाता है। सिलाइवा वगैरह एक्सेस अमाउंट में जो है ना सीक्रेट होता है, ईटिंग करने में डिफिकल्टी होती है, और लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट हो जाती है। तो बी एंड सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बस ज्यादातर टंग एंड सॉफ्ट टिश्यू पूछ सकता है कौन सी डिजीज में होते हैं, ये एक्टिनोबेसिलोसिस में होते हैं। सेम क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज इफेक्टेड इन एक्टिनोमाइकोसिस? तो जाए निस्कल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद 510 पे क्वेश्चन क्या है कि लिम्बर नेक, ये भी मैंने बताया हुआ था जहाँ मेडिसिन थ्योरी पढ़ी थी, ये सिनोनिम्स है बोटोलिज्म के। लिम्बर नेक एंड लोएन डिजीज। लिम्बर नेक जो है ये भी किसको कहा जाता है? बोटोलिज्म को कहा जाता है। मतलब फ्लेसेड पैरालिसिस हो जाती है, जो है ना नेक वगैरह होल्ड करना, हेड जो होता है, ये ज्यादातर बर्ड्स के केस में लिम्बर नेक कहा जाता है इसको। हेड जो होता है ना अपराइट पोजीशन में होता है, मतलब वो आगे पीछे नहीं कर पाता, इसलिए इसको लिम्बर नेक कहा जाता है, ठीक है। पैरालिसिस वगैरह हो जाती है ना, इसलिए फ्लैसेड पैरालिसिस या लिम्बर नेक इसको कहा जाता है। तो ये बोटोलिज्म में देखी जाती है, ठीक है। लॉयन डिजीज या लॉयन, कभी कभी यहाँ पे तो इसने लॉयन लिख दिया, वरना लॉयन एक रीजन है जो है ना कमर के नीचे पेल्विस रीजन में, ये रिब्स के साथ साथ वो लॉयन एरिया होता है, वहां पे भी इंलार्जमेंट हो जाती है, सोइलिंग हो जाती है। ये भी किस में होता है? बोटोलिज्म में होता है, ठीक है। तो इसने लॉयन वर्ड यूज कर लिया है, बात एक ये जो है ना, ये भी क्लोस्ट्रीडियम बोटोलिनम इसका कॉजेटिव एजेंट है। तो लॉयन डिजीज या लिम्बर लेग जब भी बात आ जाए, तो ये बोटोलिज्म में कंडीशन देखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 512 पे। ब्रेड शॉर्ट किसको कहा जाता है? ब्रेक्सी को कहा जाता है। यहाँ जब आ जाए एबोमेजल लेशन, ठीक है, एबोमेजल लेशन ये कल बताया था मैंने। तो ये किस में होते हैं? ब्रेक्सी में देखे जाते हैं। इन्फेक्शियस नेक्रोटिक हेपाटाइटिस, ये भी इसी सीरीज में शायद तीसरी या सेकंड में कोई डिस्कस किया था हमने। नेक्रोटिक हेपाटाइटिस किसको कहा जाता है? ब्लैक डिजीज को कहा जाता है, ठीक है। ये इसके सिनोनिम से। पल्पी किडनी डिजीज, ओवर ईटिंग डिजीज, ये भी हम पढ़ चुके हैं। टीरोटोक्सिमिया को कहा जाता है, जो किलर डिजीज होती है गोट में। है हो गया। तो ये सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए। एबोमिज्म इज इफेक्टेड इन विच डिजीज? वही सेम बात आ गई, ब्रेक्सी हम करेंगे। यहां से कोई न्यू क्वेश्चंस देखते हैं। पासन ग्लूट्रल पाउच किसकी होती है? कल बताया था स्ट्रेंजिल, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देख लें 525 वाला, कि which disease cause catarrhal inflammation of upper respiratory tract in horse? हॉर्स का पूछा है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी किस में देखा जाता है? आपने याद रखना है, ये स्ट्रेंजिल जो प्रॉब्लम होता है स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई से होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है, जिसमें नेजल पैसेज हो गया, फेरेंक्स हो गए, वहां पे या लिम्फ नोड की रीजनल एरिया है, वहां पे क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। कैटरल इन्फ्लामेशन मतलब उसमें पस वगैरह भर जाता है, ठीक है। एक्सेस म्यूकस होगा या नेजल डिस्चार्ज होगा, इसको कहा जाता है।
तो रिस्पायरेटरी म्यूकोजा में। तो ये हार्स में किस डिजीज में देखा जाता है? स्ट्रेंजल में देखा जाता है। या आपने बाकी एचएस या लिस्टेरोसिस लेप्टोस्पायरोसिस इसकी एज सच साइंस नहीं होती है कैटरल इन्फ्लामेशन की। ठीक है। और आपको बताया था अल्सर्स की जब भी बात आ जाए हार्स के केस में नोड्यूल्स प्रेजेंट ऑन स्किन तो ये ग्लैंडर में होता है। ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है कि अल्सर्स एंड नोड्यूल्स की जब भी आ जाए। और फर्सी, ये भी मैंने बताया हुआ है, वेट स्कैन में ही पढ़ाया था। फर्सी एक्ट, फर्सी एक्ट इज कंडक्टेड फॉर विच डिजीज? जब भी फर्सी की बात आए कि ये ग्लैंडर का एक अदर नेम भी है, क्योंकि ये एक्ट इम्प्लीमेंट करवाया गया था कि हॉर्सेज हैं या डोंकीज वगैरह हैं उसमें इस डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ब्रिटिश के टाइम एक्ट बनाया गया था, फर्सी एक्ट, जिससे ग्लैंडर डिजीज को इस स्प्रेडिंग को रोका जा सकता था। ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया था फर्सी डिजीज। तो फर्सी एक्ट भी किसको कहा जाता है? ग्लैंडर। बस सिंपल ही आपने एमसीक्यूज में याद है। क्यूटीनियस फॉर्म होता है जहाँ पे स्किन वगैरह में नोड्यूल्स बनते हैं। ठीक है। क्रोनिक फॉर्म होता है ये ग्लैंडर का। यह तो आपका क्वेश्चन भी आ चुका है 2020 बीओ में, दिखाया भी हुआ है काफी दफा पास पेपर्स में। मेलाइन टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर विच डिजीज? ये भी आपने सिंपली याद रखना है, ग्लैंडर में की जाती है। ठीक है। ग्लैंडर में की जाती है मेलाइन टेस्ट। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि बरकोल्डेरिया मेलाई इसका काजेटिव एजेंट है। इससे ही इसे आपने याद रखना है, मेलाइन टेस्ट जो है ना इसमें होती है ग्लैंडर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। कुछ यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सेम टू सेम, बाकी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ये वाले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सही है। ऊपर ही किए हुए हैं ये, सेम उसने कॉपी पेस्ट किए। यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस ये भी किया हुआ है। सही है। जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ठीक है। ये तो क्वेश्चन ये भी आपका 2023 में सेम कॉपी पेस्ट हुआ था कि लंपी जाए सेनेनियम ऑफ। ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप सबको अभी तो क्लियर होगा एक्टिनोमाइकोसिस को कहा जाता है लंपी जब। वेनरल डिजीज यहाँ पे पूछी है 553 में कि विच डिजीज इज वेनरल डिजीज, जो मेटिंग के दौरान ट्रांसमिट होती है। यहाँ पे ट्राइकोमोनियासिस होती है और दूसरी होती है विब्रोसिस, जिसको कंपाइलो बैक्टीरियोसिस भी कहा जाता है। एक्टिनोबेसिलोसिस एक्टिनोमाइकोसिस ये नहीं होंगे। ये सी ऑप्शन जो है कंपाइलो बैक्टीरियोसिस, जिसको विब्रोसिस भी कहा जाता है, ये वेनरल डिजीज है। मतलब ड्यूरिंग मेटिंग ये ट्रांसमिट होती है एनिमल्स में। ठीक है। 5514 में वुडन टंग, टिम्बर टंग, बिग हेड डिजीज, ये सारे किसके सिनोनियम से हैं बता चुका हूं, एक्टिनोबेसिलोसिस के सिनोनियम से। ठीक है। वुडन टंग ये सारे रखने हैं, क्योंकि एक दफा 2020 में उसने पूछा था एक्टिनोबेसिलोसिस इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन दिया था वुडन टंग बिग हेड डिजीज। दोनों दिए थे बट काफियों ने वुडन टंग किया था। दोनों नाम है इसके सिनोनिम्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। वुडन टंग भी कहा जाता है, बिग हेड डिजीज भी कहा जाता है। ठीक हो गया। दोनों आपने नाम याद रखने हैं, ना कि सिर्फ वुडन टाउन। अच्छा, उसमें उसके बाद ना जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं यहाँ पे इस डिजीज में, तो उसमें सल्फर ग्रेन्यूलोस कहा जाता है एक्टिनोमाइकोसिस एंड बेसिलोसिस में। तो यहाँ पे भी बताता हूँ 5 5 में क्वेश्चन क्या है कि लार्ज सल्फर ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन विच डिजीज? दोनों में बनते हैं सल्फर ग्रेन्यूल्स। मतलब क्या होता है कि जो पस वगैरह बनती है या जो लेशंस वगैरह बनते हैं उनका जो कलर होता है सल्फर की तरह होता है, वाइट। इसलिए इनको सल्फर ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। तो लार्ज सल्फर ग्रेन्यूल्स अगर पूछा जाए तो आपने एमसीक्यूज याद रखना है, ये होता है एक्टिनोमाइकोसिस में, जिसको लंपी जा कहा जाता है। ठीक है। लार्ज सल्फर ग्रेन्यूल्स अगर सिंपल ही पूछा जाए तो दोनों में होंगे सल्फर ग्रेन्यूल्स, बेसिलोसिस में भी होते हैं, माइकोसिस में भी होते हैं। ठीक हो गया। तो सल्फर ग्रेन्यूल्स मतलब पस की तरह, पस वहां पे विजिबल होती है येलो कलर की, कॉलोनीज वगैरह डेब्रिस पर मौजूद होता है, सल्फर की तरह उनके जो है ना स्ट्रक्चर नजर आती है। तो लार्ज ग्रेन्यूल्स सल्फर ग्रेन्यूल्स पूछे जाएं एक्टिनोमाइकोसिस में, अगर स्मॉल सल्फर ग्रेन्यूल्स पूछे जाएं तो वो एक्टिनो बेसिलोसिस में होंगे। ठीक है। अगर सिर्फ पूछा जाए कि सल्फर ग्रेन्यूल्स का कौन सी डिजीज में प्रोड्यूस होते हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक है तो आपने वो करनी है। अगर दोनों बोथ का ऑप्शन है तो फिर बोथ करेंगे। ठीक है। ये आपने थोड़ा ध्यान देना है एमसीक्यूज करते टाइम। ये देखें जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 5 5 6 में
कि स्मॉलर सल्फर ग्रेन्यूल्स आर प्रोड्यूस इन किस में होते हैं, एक्टिनोबैसिलोसिस में होते हैं, लार्ज माइकोसिस में, स्मॉलर बेसिलोसिस में। ये वही देखें, क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने मोल्ड कर दिया, मैंने ऊपर आपको दिखाया था। इन हॉर्स पू लेवल डिजीज इज एसोसिएटेड विथ विच बैक्टीरियल डिजीज, देखो ना ये पू लेवल वाला मैंने कहा था कि आपने वर्ड याद रखना है। ये जब भी आए आपने क्या याद रखना है, एक्टिनोमाइकोसिस याद रखना है। ठीक है, हॉर्स में एक्टिनोमाइकोसिस को पू लेवल डिजीज भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 563, के इन विच एनिमल टंग इज नॉट टारगेट ऑर्गन इन एक्टिनोबैसिलोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पढ़ा है एक्टिनोबैसिलोसिस क्या करती है, सॉफ्ट टिश्यूज इंक्लूडिंग टंग जो है ना, उसमें अफेक्टेड होती है। तो कौन से एनिमल में टंग अफेक्टेड नहीं होती है ड्यूरिंग एक्टिनोबैसिलोसिस, तो आपने याद रखना है ये होती है शीप में। ठीक है, शीप में जो टंग होती है वो एक्टिनोबैसिलोसिस से अफेक्टेड नहीं होती है, ये केटल में होती है। ठीक है, ए बी नहीं करना है आपने, केटल में होती है टंग अफेक्टेड, सॉफ्ट टिश्यूज माउथ के अफेक्टेड होते हैं, बट जो शीप होती है उसमें नहीं होते हैं, उसमें ज्यादातर स्किन वगैरह इन्वॉल्व होती है, रेयर केसेस में टंग अफेक्टेड होती है। ठीक है, तो आपने शीप वाला ऑप्शन करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। पिनका इज द सिनोनिम ऑफ किसका है, ये भी हम इसी सीरीज में ऊपर पढ़ चुके थे, इन्फेक्शियस केराटो कंजक्टिवाइटिस को कहा जाता है, आपने सिर्फ ये याद रखना है। 573 में फुट रूट किसे कहा जाता है, इन्फेक्शियस पोडोडर्माइटिस। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पिनकाई वाला मैंने वहां पे करवाया था, बताया था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपने जरूर याद रखना है। फिर आते हैं 574, रेड वाटर डिजीज का है किसी का, जब याद रखिए, एक होता है रेड वाटर फीवर, दूसरा होता है रेड वाटर डिजीज, दोनों में आपने फर्क याद रखना है, दोनों के अलग अलग आंसर्स होते हैं। रेड वाटर डिजीज अगर पूछे तो आपने याद रखना है, कहा जाता है बेसलरी हेमोग्लोबिन यूरिया को। रेड वाटर डिजीज अगर वर्ड यूज करे तो बेसलरी हेमोग्लोबिन यूरिया को कहा जाता है, जो क्लोस्ट्रीडम हेमोलैटिकम से होती है, ये हम मेडिसिन में पढ़ चुके हैं, क्लोस्ट्रीडम हेमोलैटिकम से ये होती है। ये तो इसको रेड वाटर डिजीज कहा जाता है, मतलब यूरिन जो होता है वो रेड या डार्क कलर का आता है, हेमोग्लोबिन रिलीज होता है यूरिन में, ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बट 575 में आपने याद रखना है, रेड वाटर फीवर जब पूछे तो फिर आपने याद रखना है उसको कहा जाता है बेबीसियोसिस को। ठीक है, बेबीसियोसिस को रेड वाटर फीवर कहा जाता है, जब प्रोटोजोल प्रॉब्लम है, टिक से फैलती है, इसमें भी हेमोग्लोबिन यूरिया होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, बट इसमें फीवर हाई होता है बेबीसियोसिस में, तो इसलिए इसको रेड वाटर फीवर कहा जाता है, और इसको रेड वाटर डिजीज कहा जाता है, बेसलरी हेमोग्लोबिन यूरिया। ये दो वर्ड आपने जरूर याद रखने। फिर 576 क्वेश्चन क्या है कि जो है ना, इन विच डिजीज हेमोग्लोबिन यूरिया अकर्स, बेबीसिया में तो होता है हेमोग्लोबिन यूरिया, करेक्ट होगा, बेसलर हेमोग्लोबिन यूरिया इसमें भी होता है। अभी तीसरा अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर भी ये करेक्ट होगा, एनी हाउ, एनाप्लाज्मोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, फिर हम डी ऑप्शन करेंगे, क्योंकि लेप्टोस्पायरोसिस में हम पढ़ चुके थे कल, इसके जब सिम्टम्स या साइंस पढ़े थे तो वहां पे लेप्टोस्पायरोसिस में बताया था हेमोग्लोबिन यूरिया होता है। चलिए, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। एंथ्रेक्स की जो वैक्सीन होती है उसमें कौन से स्पोर्स होते हैं, ये मैंने बताए थे, लाइव स्पोर्स मौजूद होते हैं एंथ्रेक्स के वैक्सीन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिस्टेरोसिस, लिस्टेरोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू से आ सकता है पेपर में, तो आपने याद रखना है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे चलना होगा, लिस्टेरोसिस आपने याद रखनी है अगर स्पेसिफाई करके, क्योंकि वैसे एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है बैक्टीरियल डिजीज में, अगर स्पेसिफाइड करके पूछता है आपसे कि लिस्टेरोसिस में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देंगे, तो पेनिसिलिन आपने याद रखनी है। ठीक है, पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस यूज की जाती है लिस्टीरियोसिस में, सिंपली, अगर डायरेक्ट करके वो क्वेश्चन पूछता है तो। ये कुछ फिर पोल्ट्री के यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि मेडिसिन का चैप्टर है, इन्फेक्शियस कोरिजा पोल्ट्री में जो होती है वो किससे होती है, ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, पोल्ट्री में भी समझाया है काफी दफा, इससे क्या क्या एमसीक्यूज हैं सब बताए थे। हेमोफाइलस पैराग्लेनिरियम काजेटिव एजेंट है इन्फेक्शियस कोरिजा डिजीज का, बैक्टीरियल प्रॉब्लम है ये। इसमें भी क्या होती है, कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होती है इन्फेक्शियस कोरिजा में, से ये एमसीक्यूज कराए हुए हैं मैंने।
उसके बाद क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज, सीआरडी, बस सिंपल याद हो गया कि सीआरडी किसको कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। इन्फेक्शियस साइनोसाइडस या एयर सेक्युलाइटिस पोल्ट्री में किससे होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम से। सीआरडी क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज, ये भी डिटेल में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। स्पायरोकीटोसिस, टिक फीवर, टिक पैरालिसिस, ये पोल्ट्री में किसके सिनोनिम्स होते हैं, ये किससे होती है, बोरिला एंसेरिना। बताया हुआ था ना, बोरिला एंसेरिना पोल्ट्री में एक टिक से प्रॉब्लम होती है, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिस्कस करने की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 595 वाला एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि इन विच डिजीज ड्यूरिंग पोस्टमार्टम फीड इज एडेरेंट टू नोस्ट्रिल्स यूनिलेटरल ऑल बायलेटरल सोइलिंग ऑफ फेस एंड सोइलिंग आईज आर फाउंड। ये आपने याद रखनी है, या डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, ये सारी जो है ना दे के पोस्टमार्टम लेशंस क्या होते हैं। फीट जो है नोस्ट्रिल से आती है, उसके बाद यूनिलेटरल या बायलेटरल सोइलिंग ऑफ फेस, ये भी मैंने जब कोरिजा डिजीज पढ़ाई थी तब बताया था कि ये वर्ड भी आपने याद रखना है, सोइलिंग ऑफ फेस जब भी आ जाए, ये किस डिजीज में होता है, इन्फेक्शियस कोरिजा में होता है। एक कीवर्ड आपको पूरी स्टेटमेंट से बचा सकता है अगर आपका क्लियर हो रहा होगा तो इन्फेक्शियस कोरिजा जो हेमोफाइलस पैराग्लेनिरियम से होती है, तो इसमें क्या होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, फीडिंग जो होती है स्टिक हो जाती है नोस्ट्रिल्स में, फेस की सोइलिंग हो जाती है बोथ साइड्स, आईज वगैरह भी सोइलिंग हो जाती है जिसको कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, फॉल स्मेलिंग आती है, वहां से ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, तो ये इन्फेक्शियस कोरिजा में देखा जाता है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। पोल्ट्री में भी ये आपको दे सकता है। 596 क्वेश्चन क्या है कि इन विच डिजीज एग्स आर नॉर्मल। एग्स आर नॉर्मल बट देयर प्रोडक्शन इज डिक्रीज। एग्स नॉर्मल होते हैं बट उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज होती है, इन्फेक्शियस कोरिजा में, टिक पैरालिसिस, सीआरडी, रानीखेत डिजीज में। तो ये जो क्रोनिक रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में होता है, इसमें एग्स नॉर्मल शेप या क्वालिटी के होते हैं बट उनकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। अगर इस फॉर्म में एमसीक्यूज दे दे तो ये भी आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, माइकोप्लाज्मा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, रिस्पिरेटरी स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो इससे फीड की इनटेक कम हो जाती है, तो इम्यून रिस्पॉन्सेज भी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इससे कफिंग स्नीजिंग ये होता है, तो एक की प्रोडक्शन कम हो जाती है किसमें, बर्ड्स में, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज से। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा 597 पे ये वाला भी क्वेश्चन आपने जहन में बिठाना है, क्या कि हैकिंग टाइप ऑफ कफिंग पर्टिकुलरली एट नाइट टाइम एंड द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल एक्स आर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ वुच डिजीज। तो ये भी किसके होते हैं, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, हैकिंग टाइप ऑफ कफ 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 कहा जाता है वर्स्ट टाइप ऑफ कफिंग को। मतलब लेट नाइट में बहुत ही ज्यादा कफिंग होती है, बर्ड्स में स्नीजिंग होती है, नेजल डिस्चार्ज होता है, रिस्पिरेटरी नॉइस आएगा, और एबनॉर्मल ग्रोथ प्रोडक्शन हो जाएगी। ऊपर तो हमने पढ़ा है एक ही, तो बर्ड्स वगैरह वीक हो जाते हैं। तो ये किसकी साइंस और सिम्टम्स होते हैं, सीआरडी के ही होते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के। तो ये भी एमसीक्यूज में डायरेक्ट दे सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया। 599, अभी देखें इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, परेशान नहीं होना है, कभी अगर आ जाए ना तो यहाँ पे आपको एक दो जरूर कीवर्ड दे देगा जहां से आप डिजीज को पहचान सकते हैं अगर आपने हमसे पढ़ा है तो। अभी बताता हूँ, रफेल्ड फीदर, ड्रूपिंग ऑफ विंग्स इन सक्सेसिव मैनर, टोर्टिकोलिस, शार्प फॉल इन एग प्रोडक्शन विथ लेक ऑफ पिगमेंट इन एग शेल एंड मिस शेप इन एग्स आर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ। यहाँ पे, ये वेरी गुड राफेल, यहाँ पे बताएं कौन सी एक चीज है कीवर्ड जो हमने क्लास में पढ़ी थी, बाकी तो चलो हमने नहीं पढ़ी होगी, इतनी ज्यादा सिम्टम्स इसके दिए हुए। एक चीज जरूर इसमें हमने पढ़ी हुई है कि जो डिजीज को आइडेंटिफाई करने में मदद देगी। वेरी गुड। टाउटिकोलेस कहा जाता है ट्विस्टिंग ऑफ नेक, और ये डिजीज किस में देखा जाता है, ये मेजर सिम्टम होता है किसका, रानीखेत डिजीज का। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक हो गया, रानीखेत जो डिजीज होती है, जो इसमें टॉर्टिकोलिस ज्यादा देखा जाता है, या ट्विस्टिंग ऑफ नेक जिसको कहा जाता है, या उससे ग्रीनिश डायरिया भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, रानीखेत डिजीज में। तो ये देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, आपको समझ नहीं आई कोई मसला नहीं है, एक कीवर्ड आपको जरूर वो देगा डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो अगर आपने पकड़ लिया तो आंसर आपको आ जाएगा। सही हो गया, बाकी आपने ये नहीं देखना कि ये होते हैं सिम्टम नहीं होते उसने दे दिए, तो जाहिर सी बात है होते होंगे बट आपने शायद नहीं पढ़े हो। बट आपने एक कीवर्ड आपको जरूर मिलेगा, जैसे ऊपर हमने एक और प्रॉब्लम में भी पढ़ा था 599 में, देखें ग्रीनिश डायरिया।
सेम बात आ गई। साइनोसिस ऑफ कॉम इन लार्ज स्प्लीन अकर्स इन वुजरी, कोरेजा में तो ग्रीनिश डायरिया नहीं होते, टिक पैरालिसिस में भी नहीं होते, सीआरडी में भी नहीं होते, ये किस में होते हैं? रानीखेत में होते हैं ग्रीनिश डायरिया। ये जब हमने पोल्ट्री की डिजीजेस पढ़ी थी, दो चीजें आपको बताई थी कि ये जरूर आपने याद रखनी है, एक ट्विस्टिंग ऑफ नेक, दूसरा ग्रीनिश डायरिया। ये दोनों जब भी आ जाए, ये आपने याद रखना है, रानीखेत में होते हैं, रानीखेत डिजीज में होते हैं। ठीक हो गया? तो ये लसोटा स्ट्रेन ये वगैरह ये भी आपको क्लियर है, किसमें होता है? रानीखेत में ही होता है। द causal organism of which demonstrated by फोंटाना सिल्वर स्टेन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको दे दे फोंटाना सिल्वर स्टेन, तो आपको पता होना चाहिए कि यह क्या होती है। ये टिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है हॉर्स में, टिक पैरालिसिस या स्पाइरोकीटोसिस, बोरिला एंसेरिना वाला, इसकी स्टेनिंग की जाती है। एक्सोटेड टिक से होता है ये। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए एक स्टेनिंग या यूज किया जाता है, जिसको फोंटाना सिल्वर स्टेन कहा जाता है। तो इसलिए इसने इसको एमसीक्यूज बना दिया। तो ये टिक पैरालिसिस में होती है। 602 में, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया? मेरेक्स डिजीज, वायरल है, फाउल प्लग, एवियन इन्फ्लुएंजा, वायरल है, स्पाइरोकिटोसिस, ये टिक पैरालिसिस, बट इसको बैक्टीरियल भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी काज करवाती है। रानीखेत तो वायरल है, तो हमारे पास सी ऑप्शन बचता है, बोरिला एंसेरिना वाला, इसको बैक्टीरियल डिजीज माना जाएगा। अच्छा, उसके बाद 604 क्या है कि विच डिजीज इज काज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस? अभी काजेटिव एजेंट अगर क्लियर है तो क्लियर हो जाएगा, केनाइन डिस्टेम्पर। ठीक है, ये पैरामिक्सोवायरस से होता है। इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस ये नहीं होता है। रेंडर पेस्ट, केटल प्लग, ये किससे होता है? ये भी किससे? रेंडर पेस्ट पैरामिक्सोवायरस या मोरबिली वायरस से होता है। तो ये दोनों किससे होते हैं? पैरामिक्सोवायरस से होते हैं। तो बोथ ए एंड सी ऑप्शन में मौजूद है, और हम ये करेंगे। 605 क्वेश्चन क्या है कि हार्ड पे डिजीज, यहां पे भी देखें कीवर्ड उसने दे दिया आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। सिंपली हार्ड पे डिजीज हम पढ़ चुके हैं, किसको कहा जाता है? डिस्टेम्पर कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। ए, हार्ड पेड का जब भी नाम आ जाए, केनाइन डिस्टेम्पर को कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हार्ड पेड, ये जरूर आपने एमसीक्यूज जहन में बिठाना है। मतलब जो फुट वगैरह होते हैं, वहां पे जो लेशंस बनते हैं वो वेरी हार्ड होते हैं, इसलिए इसको हार्ड पेड डिजीज कहा जाता है। तो ये केनाइन डिस्टेम्पर में ज्यादा देखा जाता है। उसके बाद है, इन विच डिजीज नोन इज कॉल्ड र्यूबर्थ डिजीज। ये वाला एमसीक्यूज न्यू होगा शायद आपके लिए। र्यूबर्थ डिजीज, ये साइंटिस्ट था जिसने इसको आइडेंटिफाई किया था। तो ये कहा जाता है, सिंपली आपने याद रखना है, इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस को। ठीक है, इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस को कहा जाता है र्यूबर्थ डिजीज। या इसका एक अदर नेम भी मैंने बताया था, ब्लू आई डिजीज इन डॉग। ठीक है, जब भी आ जाए ब्लू आई डिजीज, डॉग्स में कौन सी होती है? इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस। कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है आईज में इस डिजीज से, इन्फेक्शियस केनाइन। ये होती है एडिनो वायरस से। किससे होती है? एडिनो वायरस से ये होती है, इन्फेक्शियस केनाइन हेपाटाइटिस। वो जो डिजीज कास्ड बाय रेप्डोवायरस, रेप्डोवायरस से दो होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में भी दो दिए हुए हैं। रेबीज भी होती है रेप्डोवायरस से। एफिमरल फीवर, ये भी रेप्डोवायरस से होता है। 3 डे सिकनेस जिसको कहा जाता है, बोथ एंड भी हम करेंगे। फुट एंड माउथ डिजीज नहीं होता है रेप्डोवायरस से, तो ये गलत ऑप्शन है, दो ये करेक्ट होंगे। तो ये रेप्डोवायरस पूछ रहे हैं। तो और विच डिजीज इज कास्ड बाय पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस से एफएमडी होती है, फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक हो गया? तो ये आपने याद रखना है। अभी 1 मिनट है। 609 में, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस एंड ब्लू टंग, दोनों का साथ में पूछा है, क्योंकि इन दोनों का सेम काजेटिव एजेंट है, फैमिली सेम होती है। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस और ब्लू टंग की कौन सी होती है? आपने याद रखना है, ऑर्बी वायरस, फ्लेवी वायरस, लेंडी वायरस, पेस्टी वायरस। तो आपने याद रखना है ऑर्बी वायरस या रियो वेरिडाई, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लासेस में। ये दोनों के काजेटिव एजेंट होते हैं, ऑर्बी वायरस से ये होते हैं। ठीक हो गया? अफ्रीकन हॉर्सेस वगैरह को इफेक्ट करती है, ब्लू टंग शीप को ज्यादा इफेक्ट करती है। तो ये किससे होते हैं? और भी वायरस से होते हैं। और अभी हमारी मीटिंग भी खत्म होने वाली है, यहाँ तक 609 तक आज एमसीक्यूज करते हैं। कल 610 से करेंगे बोआइन वायरल डायरिया से। लिंक को आपने दोबारा ज्वाइन करना है, ताकि थोड़े से एमसीक्यूज हैं पोल्ट्री के, वो हम करके फिर क्लास खत्म करते हैं।